रमेश कुमार शर्मा आज आपके सामने पुनः अपने YouTube चैनल यूके शर्मा हिंदी क्लासेज के माध्यम से उपस्थित हुआ हूँ। आप लगातार पढ़ रहे हैं नागमती वियोग खंड। नागमती वियोग खंड के 14 पदों को पढ़ाया जा चुका है, 15वां पद आज है। आपको पता है कि नागमती वियोग खंड जो 12मासा शैली में लिखा गया है, कवि ने नागमती का वियोग वर्णन इसी शैली के प्रयोग से किया है। और ये शैली एक प्रकार से विशिष्ट शैली है कि किस तरह से सारे के सारे मास अपनी विशेषताओं से कैसे आहत ही कर रहा है नागमती को। आप लगातार देख रहे हैं सारे मासों के प्रभाव को। आज हम जिस महीने के प्रभाव का उल्लेख करेंगे नागमती पर, वो आपके सामने है कि हम बात करेंगे जेठ का। यहाँ कवि ने जो नागमती के बहाने वियोग वर्णन किया है वो इस प्रकार है कि कहते हैं कवि कि जेठ जरे जग चले लुआरा। जेठ महीने में जो है वो लू चलने लगा है। ये गर्मी का मौसम है, गर्मी का महीना है जिसमें लू का चलना बड़ा ही स्वाभाविक है कि जेठ जरे जग चले लुआरा। जेठ के महीने में अत्यंत भीषण गर्मी के कारण जो है सब कुछ जलता हुआ सा प्रतीत हो रहा है, लू चल रहा है। और आगे कहती है नागमती कि उठा ही बवंडर पर ही अंगारा। बवंडर उठ रहा, झोंके उठ रहे हैं गर्म हवाओं के, और पर ही अंगारा ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे आग की बारिश हो रही है। ये जो उष्णता है वो अपने चरम पर है और नागमती कैसे उससे प्रभावित हो रही है प्रियतम के अभाव में। कवि ने इसका बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया है इस पद में। आगे है कि बिरह गाजी हनुमत हो ही जाएगा। जिस प्रकार से हनुमान गर्जना करते हुए लंका को जलाया था, पूंछ में कपड़े लपेट दिए गए, तेल डाल दिया गया और सब पूरी लंका को जला दिया था हनुमान ने। यहाँ कहती है नायिका की वियोग या विरह जो है अब हनुमान का रूप ले लिया है, बड़ा ही भीषण, बड़ा ही विकराल रूप धारण कर लिया है हनुमान। और वर्णन आगे है कि विरह गाजी हनुमत हो ही जागा। विरह जो है अब हनुमान के रूप में जागृत हो गया है और वो गर्जना कर रहा है। और आगे कहती है कि लंका डाह तनु करे तनु लागा। पूरे लंका को जला करके ये विरह रूपी आग या हनुमान अब जो है सो नायिका में भिड़ चुका है। इस नायिका को जलाकर भस्म कर देना चाहता है। लंका जाग करे तनु लागा। अब जो है नायिका के शरीर को वो जला करके भस्म कर देने के लिए कटिबद्ध हो चुका है। इसलिए यहाँ आप देखेंगे कि नागमती का जो वियोग है वह इस मौसम से कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है। कवि ने उसका वर्णन किया है कि चारे वो पवन झकोड़े आगी। चारों तरफ से पवन, जो हनुमान के पिता हैं और पवन का सहयोग उसे मिल रहा है। यहाँ पवन प्रतीक है उस वियोग का जो अपने विकराल रूप से लंका को जलाया था। ठीक उसी प्रकार से नागमती के शरीर को जला करके भस्म कर देना चाहता है ये वियोग रूपी, ये विरह रूपी हनुमान। कवि ने इस तरह से वर्णन किया है कि चारे हूँ पवन झकोड़े आगी। चारों तरफ से जो पवन है, ये पवन भी प्रतीक है कि चारों तरफ से जो एक प्रकार की विचित्रता है, नायिका का जो अकेलापन है, चारों तरफ की जो परिस्थितियाँ हैं वो ऐसी ही है जिसके कारण आग जो है और भी अधिक प्रज्वलित हो रही है। इसलिए कवि ने यहाँ वर्णन किया है कि चारों तरफ से जो पवन है, हवा है, वो आग को झकोर रहा है और भी अधिक प्रज्वलित कर रहा है और भी अधिक तीव्र बना रहा है। लंका डाह पलंका लागी। लंका को जला करके यह आग अब नायिका के पलंग में लग चुका है। अब देखिए कि कहाँ वियोग को किस तरह से इन्होंने वर्णित किया है कि नायिका के पलंग तक ये आग पहुंच चुकी है, जिसमें अब उसका जलकर भस्म हो जाना तो तय ही हो गया है। और नायिका यहाँ आगे कहती है कि दही भय शाम नदी कालिंदी। ये जो श्याम नदी कालिंदी, कालिंदी का अर्थ यमुना है, कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण के वियोग में यमुना नदी जल करके श्याम वर्ण की हो गई, काली हो गई, तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ जो वर्णन किया है कवि ने कि नायिका के भी लगभग वही स्थिति है और किस तरह से प्रकृति की व्यापकता को वियोग ने प्रभावित किया है। जब सूरदास जी लिखते हैं कि देखियत कालिंदी अतिकारी, ओहो पथिक कहियो उन हरीसो, भय बिरह जुड़ जारी। कि बिरह रूपी ज्वर में जो जल करके ये यमुना भी काली हो गई है। यही स्थिति कुछ
नागमती की भी परिलक्षित हो रही है। और कहती है नागमती कि ये शाम नदी, जब नदी जैसी विशाल चीज़ें भी जल करके भस्म हो सकती है, काली हो सकती है, तो नागमती की क्या विषाद है। बिरह आगी कठिन अति मंदी। बिरह की आग जो है वो बहुत कठिन होती है, क्योंकि ये मंद मंद जलाती है, धीरे धीरे ये स्वाहा करती है। बहुत ही तीक्ष्ण आग ये होती है जो धीरे धीरे सने सने जला करके जीवन को भस्म करता है। और नागमती इसी आग से आहत है, परेशान है, त्रस्त है। आगे वो कहती है कि उठे आगी और आवे आंधी। जब आग शरीर में लग चुका है तो आंधी भी उठ रहा है। जब हनुमान ने लंका को जलाया तो चारों तरफ से पवन ने भी सहयोग किया था। यहाँ भी उसी प्रकार की स्थिति है कि उठे आगी और आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। कहाँ आँख से कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, यानी कि ऐसी विचित्र अवस्था है, ऐसी विकराल अवस्था है कि नायिका को कुछ भी नहीं सूझ रहा है कि कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार से अपने प्रियतम रत्नसेन से हमारी मुलाकात हो। इस विषय को वो गंभीरता से सोचती है। कवि ने यहाँ वर्णन जो किया है कि उठे आग आवे आंधी, नैन न सूझ मरो दुख बांधी। अब लग रहा है इसी दुख में बंद करके हमारे जीवन का अंत होना है। नायिका कुछ इसी प्रकार का महसूस कर रही है। आगे वर्णन है कि अधजर भयउ मास तनु सूखा। ये फारसी का ऊहात्मक शैली है। कहती है नायिका कि अधजर हो चुकी हूँ, आधा जल चुकी हूँ, और मांस जो शरीर में था वो सूख चुका है। इस ताप से, इस वियोग के आग में तप करके ये मांस भी सूख चुका है। लगेऊ बिरह काल हुई भूखा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बिरह रूपी काल जो है वो अत्यंत भूखा है। वो पूरी तरह से नायिका को भून कर, पका कर खा जाना चाह रहा है। और इस तरह से यहाँ वर्णन है कि लागेऊ बिरह काल हुई भूखा। ये बिरह का मानवीकरण है। बिरह तो केवल एक दशा है और उसके मानवीकरण का उल्लेख किया है कवि ने कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नायिका को वो संपूर्णता खा ही जाना चाहता है, वो अत्यंत भूखा है। आगे वर्णन है कि मांस खाए सब हारन लागे। मांस को तो खा ही चुका है ये काल रूपी विरह, अब तो हड्डियों में लग गया है, हार में लग गया है। मांस तो गल ही चुका है, मांस तो सूख ही चुका है, अब हड्डियों में भी ये अपना प्रभाव डाल रहा है। उसे भी खा जाने के लिए ये कटिबद्ध हो चुका है, तत्पर हो चुका है कि मांस खाए सब हारन लागे, अवहूँ आओ आवत सुनि भागे। क्या विश्वास है नायिका का कि हमारे प्रियतम अगर अब भी लौट के आ जाएं तो यह वियोग की दशा सर्वथा समाप्त हो जाएगी और संयोग की अवस्था आएगी, जीवन आनंदमय होगा। इसीलिए वो कहती है कि हे प्रियतम अब भी आ जाओ, अब भी अगर आ जाओ तो हमारी रक्षा हो सकती है, मेरी जान बच सकती है। कि अवहूँ आओ आवत सुनि भागे, तुम्हें आता हुआ देख करके, सुन करके ही ये काल रूपी वियोग हमें छोड़कर भाग जाएगा, हम मुक्त हो जाएंगे, हम जी लेंगे। इस तरह की आकांक्षा वो प्रकट कर रही है, प्रियतम को बुला रही है। आगे जो टेक है वो इस प्रकार है कि गिरी समुद्र शशि मेघ रवि। गिरी का अर्थ यहाँ पर्वत है, समुद्र का अर्थ समुद्र है, समुद्र का अर्थ समुद्र है, शशि का अर्थ चंद्रमा है, मेघ का अर्थ मेघ है, रवि मतलब सूर्य है। ऐसी तीक्ष्ण आग लगी है नायिका नागमती के शरीर में जिसे सूर्य नहीं झेल सकता, जिसे चांद नहीं झेल सकता, जिसे धरती नहीं झेल सकती, जिसे मेघ नहीं झेल सकता, और सही न सकही वह आग। ऐसी वियोग की आग को प्रकृति की ये सारे के सारे उपादान नहीं सह सकते। नायिका कितनी विशिष्ट हैं कि वो झेल रही है इसे, वो सह रही है इसे, वियोग के इस ताप को, इस आग को। आगे जो कवि ने लिखा है कि मोहम्मद सती सराहिए। ये मोहम्मद मतलब मलिक मोहम्मद जैसी ऐसे सती की सराहना कर रहे हैं। जो नागमती ऐसी सती है जो ऐसे वियोग की आग को झेल रही है जिसे सूर्य नहीं झेल सकता, जिसे चांद नहीं झेल सकता, जिसे धरती नहीं सह सकती, जिसे मेघ नहीं सहन कर सकता। उस आग को, उस वियोग के ताप को नागमती झेल रही है। यही कारण है कि जैसी इसकी सराहना कर रहे हैं कि यह कैसी विशिष्ट स्त्री है
कि अपने प्रियतम के लिए इस आग को झेल रही है। जरे जो उस लिखा है कि मोहम्मद सती सराहिए जरे जो उस पिउलाग, उस प्रियतम के लिए जो जलने के लिए तैयार है, जल रही है उस वियोग के ताप में। ऐसा प्रियतम जो दूसरी स्त्री की प्राप्ति के लिए जा चुका है, बावजूद इसके उसके प्रेम के, उसके वियोग में ये अभिशप्त दिखाई पड़ रही है नागमती। और नागमती वियोग वर्णन का बड़ा ही बेहद खूबसूरत प्रसंग है यह, जिसमें बारहमासा शैली के प्रयोग से इन्होंने जो वर्णन किया है वो मूल रूप से जेठ मास का है। इसकी भाषा अवधि है। जिस छंद का प्रयोग इसमें किया गया वो छंद मूल रूप से जो चौपाई है, टेक में दोहे का प्रयोग किया गया है। रस की अगर हम बात करें तो इसमें मूल रूप से श्रृंगार के जो पक्ष होते हैं, वियोग, उसका वर्णन किया गया है, उस दशा का उल्लेख किया गया है, और साथ में वियोग का मानवीकरण करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से नायिका का वियोग वर्णन किया गया है। आप सभी हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे। यह सेवा सदैव आपके लिए जारी रहेगी। फिर मिलेंगे।